व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? तो देखा जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। इन 1843 व्हीटस्टोन devised a bridge arrangement of resistances in which unknown resistance can be determined in terms of other resistance. This special type of circuit is known as Wheatstone bridge. क्या हुआ था इन 1843 में, 1843 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, व्हीटस्टोन था। उसने क्या किया, एक ब्रिज अरेंजमेंट को डिजाइन किया। एक्चुअल में क्या हुआ था, वह जो अरेंजमेंट था एक रेजिस्टेंस के 4 रेजिस्टेंस थे जिनको एक पैरेललोग्राम के शेप में, पैरेललोग्राम के 4 आर्म्स पर डिजाइन किया गया था, अरेंजमेंट किया गया था। हम यहाँ पर ये सर्किट देख रहे हैं। ये सर्किट जो दिख रहा है ये क्या है, इसमें ये हमारे पास ये क्या दिख रहा है, एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। एक पैरेललोग्राम दिख रहा है जिस पे हमें क्या 1 2 3 4 ये क्या क्या है, 4 रेजिस्टेंस को अरेंज किया गया है और सेम सर्किट को, जिसका सर्किट डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया, ठीक ना, ये फिगर है, उसका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ABCD यानी हमारे पास क्या दिख रहा है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिख रहा है जिसपे यहाँ पर P है, ये Q है, R है, S है। तो यहाँ पर PQRS जो है ये क्या है, ये 4 रेजिस्टेंस है जिनको अरेंज किया गया है। और इस आर्म जो हमारे पास पॉइंट B और D है, इस आर्म पर यानी ये क्या है, एक डायगोनल है, एक क्या है, डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, जिस पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर जी जो दिख रहा है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर है। इस सर्किट में देखेंगे तो यहाँ भी ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है। और फिर इस अरेंजमेंट को एक सेल के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर यह सेल है और एक की भी लगा देते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब क्या करना है, इस अरेंजमेंट के हेल्प से व्हीटस्टोन ने एक कंडीशन फाइंड आउट किया था, एक बैलेंस कंडीशन निकाला था। और उस बैलेंस कंडीशन से क्या कर सकते हैं, इस अननोन रेजिस्टेंस जो यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पर दिख रहा है PQRS, जिसमें PQR जो है ये क्या है, ये तीनों नोन रेजिस्टेंस हैं, जबकि यस जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है। इन्हीं की वैल्यू को, इस यस की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। और R जो है ये R क्या है, R एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है यानी उसकी वैल्यू फिक्स है, जबकि P और Q जो है ये दोनों क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी इनकी वैल्यू को हम वेरी करके कुछ भी वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये पार्ट जो दिख रहा है ये है क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस ही तो लगा है, यानी उसको हम वेरी करके वैल्यू उसकी जो होगी उससे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब उसी सर्किट को हमने यहाँ भी शो किया, इस फिगर में भी सेम सर्किट को ही शो किया है। अब क्या होता है, अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, होता यह है, हमने अरेंजमेंट करने वास्ते जैसे की को क्लोज करते हैं, की को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगी, यहाँ से ये करंट का डायरेक्शन हमारे पास दिख रहा है, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और पॉइंट A पर करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। अब पॉइंट A से करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक AB आर्म पर जाएगी जिसको हमने I1 कंसिडर कर लिया, और दूसरा AD आर्म पर आएगा जिसको हमने I2 कंसिडर कर लिया है। अब ये करंट जो होगी अगेन पॉइंट B पर 2 पार्ट में कैटेगराइज होगी, एक आएगी इस साइड में यानी BD आर्म पर, और दूसरा जाएगी इस साइड पर यानी BC आर्म पर। जो BC पर आएगा इसको हमने I3 कंसिडर कर लिया, और जो BD आर्म पे आ रहा है इसको हमने IG कंसिडर कर लिया। करंट इन द गैल्वेनोमीटर, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ठीक सिमिलरली यहाँ पर जो करंट I2 आ रहा था ये पॉइंट D पर अगेन कनेक्ट होगा, यानी इस पार्ट में तो IG फ्लो हो रही है और इस पार्ट में हमें क्या मिल जाएगा, I4 मिल जाएगा। यानी कुल मिला के हमको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो मिल रहा है ये मिल जाएगा, और फिर अगेन पॉइंट C पर एक कंबाइंड हो जाएगा करंट, और यहाँ से करंट हमें फिर यहाँ पर मिल जाएगा, यानी हमारे पास एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, एक्चुअली हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करना होता है।
क्या होता है, बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए हमारे पास जो 4 आर्म्स पे 4 रेजिस्टेंस है, इन्हें हमें एडजस्ट करना होता है। ऐसा एडजस्ट करना है यानी हम स्विच ऑन करने के बाद जैसे के को ऑन करेंगे, पावर सप्लाई करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा, और एक की यहाँ भी लगा देते हैं अपनी सुविधा के लिए कि इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो। ठीक, जैसे स्विच ऑन करेंगे क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं यह एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, यानी इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यह अननोन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमारे पास P और Q ऐसा दिख रहे हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या करें, हम इनकी वैल्यू को ऐसा एडजस्ट करेंगे, ऐसा सेटअप करेंगे, ऐसी चेंजिंग करेंगे कि गैलोमीटर में ये हमारे पास क्या है, गैलोमीटर जो होता है ये करंट को डिफ्लेक्शन को मेजर करता है, यानी सर्किट में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसको मेजर करता है। लेकिन हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि यहाँ पर जो करंट का फ्लो हो रहा हो वो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, यानी गैलोमीटर में कोई करंट जाए ही ना। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब पॉइंट बी और पॉइंट डी पर पोटेंशियल सेम हो जाए। ध्यान रहे, पॉइंट बी और पॉइंट डी जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट बी एंड डी, पोटेंशियल डिफरेंस बी डी के बीच में कितना हो जाएगा, वह जीरो हो जाएगा, यानी डेल्टा भी इक्वल टू जीरो मिल गया। जब पॉइंट बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो क्या करंट फ्लो होगी, नो, करंट नहीं फ्लो होगी, कोई करंट नहीं मिलेगा। यानी क्या हो जाएगा, यानी इस केस में हमें यहाँ गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अरे जब कोई करंट ही नहीं फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन कहाँ से मिलेगा, नो करंट फ्लो इन द गैलोमीटर, यानी इन दिस केस हमें कोई करंट नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो यही केस जो होता है, यही कंडीशन जो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर पॉइंट बी और डी पर क्या हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी जीरो हो जाती है, पॉइंट बी एंड डी पे इक्वल हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो होती है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस व्हिट स्टोन ब्रिज कंडीशन मिल जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें यहाँ पर कोई करंट नहीं मिलेगी। तो सिंपली दिस इज द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हिट स्टोन ब्रिज, यानी हम क्या होता है, यही बैलेंस कंडीशन मिलता है। अब इस फार्मूले को हम डिराइव करेंगे, इसे किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से, किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से क्या करेंगे, इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, किसका, व्हिट स्टोन ब्रिज का। व्हिट स्टोन ब्रिज का एक बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लूप रूल। किरचॉफ्स का लूप रूल हम इसके पहले स्टडी कर चुके हैं। अब जरा देखें, हमें किरचॉफ्स लूप रूल लगाना है तो यहाँ पर दो लूप फॉर्म कर रहा है। पहला ए बी डी बी, ए बी डी ए, ये लूप बना रहा है, और दूसरा बी सी डी बी, दो लूप बना रहे हैं। ठीक, इन दोनों लूप में हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स के लूप रूल को अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स का लूप रूल अप्लाई करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। बैलेंस कंडीशन को फाइंड आउट किया जाएगा तो लूप रूल हम लगाते हैं पहले फॉर लूप किसमें, ए बी डी ए में लगाते हैं, फॉर क्लोज लूप ए बी डी ए। तो इसमें जब अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -I1P -IG इंटू जी प्लस I2R इक्वल टू जीरो। ये कैसे मिल रहा है, तो हम फिगर में देख रहे हैं क्या होता है, जब डायरेक्शन ऑफ करंट पे चलते हैं तो ए बी डी ए पे जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इसलिए मैं -I1P मिला यहाँ पर। ठीक, फिर क्या होगा, बी पे डी पे जाएंगे तो यही तो करंट का डायरेक्शन है, फिर -IG इंटू जी मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट है इसलिए पॉजिटिव मिल गया, और इस लूप में कोई भी सेल नहीं लगा इसलिए इक्वल टू जीरो मिल गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर यह दोनों पार्ट क्या सेम डायरेक्शन में थे जबकि ये अपोजिट डायरेक्शन में था। ठीक, और इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास सर्किट में कोई सेल नहीं लगा है, कोई भी सेल नहीं है, इसलिए इक्वल टू जीरो मिल गया। सिमिलरली फॉर क्लोज लूप बी सी डी बी में देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यह फॉर्मूला मिलेगा। कैसे मिल रहा है जरा देखा जाए, तो यहां देख रहे हैं कि दिस इज द करंट का डायरेक्शन एंड दिस इज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा I3Q और माइनस होगा -I3Q प्लस I4S, और इधर मिल जाएगा प्लस IG इंटू जी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस पार्ट में भी
कोई भी सेल नहीं लगा है। तो इसलिए क्या मिल गया, सेकंड लूप में हमको यह फार्मूला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेकंड लूप के लिए फार्मूला हमारा यह आ जाएगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो अप्लाई किया गया था तो कहा गया था कि हमें ऐसा एडजस्ट करना है, ऐसा अरेंजमेंट करना है कि हमारा जो ब्रिज है, जो गैलोरीमीटर की रीडिंग है वह 0 होनी चाहिए, यानी ब्रिज बैलेंस होनी चाहिए। और बैलेंस कंडीशन हमें मिला गया था, तो बैलेंस कंडीशन हमको मिला था P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, यही तो मिला था, ये हमारा बैलेंस कंडीशन मिला था। ठीक, तो बैलेंस कंडीशन में जब होगा तो हमारे पास जो फार्मूला दिख रहा है, तो फार्मूले में जो कहा गया कि बैलेंस कंडीशन में गैलोरीमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी। जब गैलोरीमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो आई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जी की वैल्यू तुरंत 0 हो जाएगी। तो यहां पर आई जी की वैल्यू 0 और यहां भी आई जी की वैल्यू 0 हो गया, यानी ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। बचे क्या, माइनस आई वन पी प्लस आई टू आर इक्वल टू 0, और इसमें मिल जाएगा माइनस आई वन क्यू प्लस आई टू एस इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारे पास गैलोरीमीटर के करंट की बात कर रहे थे, जबकि ये वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमें, फर्स्ट लूप के लिए जो फर्स्ट लूप था ए बी डी ए के लिए यह पार्ट मिल जाएगा, और यह मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, इसे इस साइड ट्रांसफर करते हैं और इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर सेकेंड लूप बी सी डी बी में देखा जाए, इसमें लिए सेकेंड लूप के लिए मिल जाएगा माइनस आई वन क्यू प्लस आई टू एस इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हैं, आई वन क्यू इक्वल टू आई टू एस। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन 2 बना दिया, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, तो सिंपली इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2v है। तो क्या मिलेगा, यहां जरा देखें, आई वन पी अपॉन आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू आर अपॉन आई टू एस। तो आई वन से आई वन कैंसिल आउट, आई टू से आई टू कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो सिंपली ये हमको मिलेगा क्या, दिस इज द बैलेंस कंडीशन। हमने इस फार्मूले को डिराइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लूप रूल। किरचॉफ्स के लूप रूल से हमने क्या किया, इस फार्मूले को फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या है, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मेनली हमको यही फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे पास क्या है, अब सर्किट जो हमारे पास है ये बैलेंस हो चुकी है। ठीक, और इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस, जैसा हम बताए थे, पी आर और ये क्यू, ये क्या थे, ये तीनों के तीनों नोन रेजिस्टेंसेज थे, जबकि यस जो है ये अननोन था। तो हम क्या कर सकते हैं, यस की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो यस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो यस इक्वल टू मिल जाएगा हमको आर क्यू अपॉन पी। यानी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस बैलेंस कंडीशन के यूज करके हमें स्टैंडर्ड जो अननोन रेजिस्टेंस थी उसको फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस से। जान रहे आर क्यू पी भी क्या है, रेजिस्टेंस ही है। और शुरू में कहा गया था कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं इससे हम जो डिजाइन करते हैं, ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू को टर्म्स में ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बता रहा है, तो ये फार्मूला बता रहा है कि हमारे पास आर क्यू पी क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, इनके टर्म्स में ही हमने अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। यानी इस प्रकार क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम किसी भी अननोन वायर का, अननोन कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में हम इसी के थ्रू क्या करते हैं, ऐसे ही रेजिस्टेंस की, किसी भी कंडक्टिंग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। जैसा हम देख रहे हैं, हम इससे पहले बताए हैं कि पी क्यू आर क्या है, ये नॉन रेजिस्टेंस है, जिसमें पी क्यू क्या थे, वेरिएबल थे, और आर क्या था, स्टैंडर्ड था, जबकि यस तो अननोन थी। यानी इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, यस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। Thus, using this formula, we can calculate the unknown resistance of the conductor. This is why the arms P and Q are called ratio arms. जो हमारे पास arms होते हैं, जो P और Q वाले, ऐसे तो बना है हमारे पास ये अरेंजमेंट जो होता है, जिसमें ये P होता है और ये Q होता है और ये R होता है और ये S होता है। ठीक, तो इसमें जो आर्म्स है
पी क्यू ये क्या कहलाते हैं, ये रेशियो आर्म्स कहलाते हैं। तो सिंपली ये हमारे पास क्या है, रेशियो आर्म, क्यों, क्योंकि हम पी बाई क्यू ही तो ले रहे हैं, ये क्या है, रेशियो आर्म्स हैं। एंड आर्म एडी जो है, आर्म एडी क्या है, ये नोन आर्म कहलाता है, क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड वैल्यू इसी पर होती है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होती है। एंड आर्म सीडी, ये आर्म क्या होता है, ये अननोन होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अननोन होती है, जिसको हमें फाइंड आउट करना आता है। व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस देन ऑन इंटरचेंजिंग द positions of the galvanometer and the cell there is no effect ऑन द बैलेंस ऑफ द ब्रिज। यानी क्या होगा, जब ये बैलेंस कंडीशन में आ जाए तो गैल्वेनोमीटर को हमें यहाँ लगा दें और सेल को यहाँ लगा दें तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, यानी वो ब्रिज क्या होगा, वह बैलेंस कंडीशन में ही बना रहेगा। हेंस द आर्म बी डी एंड ए सी, ये जो बी डी होगा और ए सी भी कह सकते हैं, आर्म बी डी एंड ए सी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट आर्म्स। ये क्या कहलाते हैं, ये कॉन्जुगेट आर्म्स कहलाते हैं ऑफ द ब्रिज, कॉन्जुगेट आर्म्स ऑफ द ब्रिज। इसलिए है क्योंकि बैलेंस कंडीशन में इस आर्म में कोई भी करंट नहीं फ्लो होती है, देयर इज नो एनी करंट इन दिस आर्म। रीजन इज दैट पॉइंट बी और डी जो होते हैं क्या होते हैं, ये सेम पोटेंशियल पर होते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, अब क्या करना है, हमको सेंसिटिविटी फाइंड आउट करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होती है इसकी सेंसिटिविटी सबसे बेस्ट, सबसे इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्या है, हमें किसी वैल्यू को, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है वो कितनी सेंसिटिव डिवाइस होगी उतना ही हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगी। जितना ही सेंसिटिव डिवाइस होगा उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। A Wheatstone bridge is said to be sensitive if it shows a large deflection in the galvanometer for a small change of resistance in the resistance arm। जो resistance arm है अगर उसमें किसी भी resistance को थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, और जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि बैलेंस कंडीशन में सडनली उसमें जो डिफ्लेक्शन बहुत लार्ज हो जाए तो क्या हो जाएगा, यानी उस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तभी तो ऐसा हुआ कि स्मॉल चेंजिंग इन द रेजिस्टेंस देयर इज लार्ज डिफ्लेक्शन। The sensitivity of the Wheatstone bridge depends on two factors। जो हमारी सेंसिटिविटी होती है ये मेनली टू फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रेजिस्टेंसेज इन द फोर आर्म्स ऑफ द ब्रिज। द ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द फोर रेजिस्टेंसेज आर ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी हमारे पास जो फोर आर्म्स है पी क्यू आर एस लगे हैं, इनकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उनकी मैग्नीट्यूड पर क्या होता है, ये रिलेटिव वैल्यू पर डिपेंड करता है। और हमारा ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कब होता है, जब सभी रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाए, सेम आर्डर में हो जाए, कह सकते हैं इक्वल हो जाए, यानी चारों पी क्यू आर एस एकदम एग्जैक्ट इक्वल हो जाएं, हम कंसिडर कर लें 10 ओम के सभी हो जाएं, तो हमारा ब्रिज उस केस में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। सेकंड देखें, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, यानी सेंसिटिव हमारे कहने का एक्सेंस क्या है, इसका पहले भी बताएं, बैलेंस कंडीशन में अगर हम क्या करें, बैटरी और गैल्वेनोमीटर के पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी यही केस कर रहा है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बैटरी इस पर ही डिपेंड करता है। अगर ऐसा होता है कि बैलेंस कंडीशन है और हमने बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया लेकिन उसका बैलेंस सेम है, मीन्स वो क्या है, सेंसिटिविटी उसकी बनी हुई है। According to Maxwell, for the greater sensitivity of the Wheatstone bridge, out of the battery and the galvanometer, the one having the higher resistance should be connected between the junction of the two highest resistances and the junction of two lowest resistance। यानी क्या कर रहा है, एक को क्या करें, हम हाईएस्ट रेजिस्टेंस में जंक्शन कनेक्ट करेंगे और दूसरे को लोवेस्ट से कनेक्ट करेंगे। ये क्या था, मैक्सवेल ने कहा था फॉर ग्रेटर सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के ग्रेटर सेंसिटिविटी के लिए ये स्टेटमेंट था, ये एक प्रिंसिपल है किसके द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा। अब यहाँ पर हम क्या करें, एडवांटेज जरा देखा जाए।
व्हीटस्टोन ब्रिज के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीमीटर से भी तो सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम व्हीटस्टोन का यूज क्यों करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो मेथड है, इस मेथड से जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट किए जाते हैं उनके एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा हैं। The Wheatstone bridge method has following advantage over other methods for measuring resistance. First, इट इज ए नल मेथड। नल मेथड में क्या होता है, नल मेथड वह मेथड होता है जब गैलोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होती है, और जब गैलोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो कोई पावर लॉस नहीं होगी। जबकि हम बोल्ट मीटर जब यूज करते हैं तो बोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस तो होता है, हमारे पास कोई ऐसा वायर नहीं और कोई आइडियल बोल्ट मीटर हमारे पास नहीं है जहां पर पावर लॉस जीरो हो जाए। और जब पावर लॉस जीरो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा, और जब पावर लॉस होगा तो कहाँ वहां पर उसके लिए एडवांटेज मिला, जबकि हमारे पास व्हीटस्टोन का नल पॉइंट करते हैं। नल पॉइंट मतलब यह है कि गैलोमीटर में कोई करंट जा ही नहीं रही है, कोई करंट फ्लो ही नहीं, क्योंकि बी और डी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो गया, और जब पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, उस कंडीशन में नल मेथड मिलेगा, यानी यहां पर कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है। हेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यहां ऑफ हो जाएगा, ये पॉइंट पर ऑफ हो जाएगा, ऑफ द सेल एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर डू नॉट अफेक्ट द नल पॉइंट। क्योंकि जब पावर सप्लाई जाएगा ही नहीं, करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो कहाँ से नल पॉइंट को यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर सकता है, बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पावर सप्लाई वहाँ जा ही नहीं, करंट फ्लो ही नहीं हो। सेकंड पॉइंट देखा जाए, एज द मेथड डज नॉट इन्वॉल्व any measurement of current and potential difference, so the resistance of ammeters and voltmeters do not affect the measurement। वही चीज़ यहाँ भी है, क्या है सेकंड पॉइंट वही कर रहा है, जब वोल्ट मीटर और अमीटर भी जो लगे होंगे उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगी, और जब करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है और पोटेंशियल डिफरेंस करंट की वैल्यू जीरो है, जब जीरो है तो क्या वो कोई नल पॉइंट को क्या इफेक्ट डालेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा, यानी डू नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, थर्ड कर रहा है द अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड to a very high degree of accuracy by increasing the ratio of the resistances in arms P एंड Q। हमारे पास जो पी क्यू आर्म है इनकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम रेशियो को इंक्रीज करके हम जो अननोन वैल्यू है यस जो हमें फाइंड आउट करना है यस को क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू को मोर एक्यूरेट वैल्यू, यानी जितना उसका रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली, यानी एग्जैक्टली तो हम नहीं मिलता है हमेशा, नियर अबाउट क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली उतना हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ला सकते हैं। एक काम और किया जाता है एक्सपेरिमेंट में, एक्यूरेसी लाने के लिए हम एक्सपेरिमेंट के रीडिंग को कई बार रीडिंग लेते हैं, कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। यानी हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, मान लेते कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमको मिला 1.8 ओम मिला, अगले ही पल क्या किए, उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए तो 1.85 मिल गया, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, अगले बार 1.89 मिल गया, फिर हमने किया 1.83 मिल गया, फिर किया 1.87 मिल गया। यानी हम क्या देखेंगे, जब 4-5 रीडिंग लेंगे तो सभी को क्या करेंगे, हम सभी को यहाँ पर क्या लेंगे, इनका मीन ले लेंगे। जो मीन लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्ट वैल्यू के वेरी क्लोज होगी, वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू, यानी हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए किसी भी एक्सपेरिमेंट में कम से कम 4-5 रीडिंग तो लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और जब एक्यूरेसी बढ़ती है तो हमारा रिजल्ट जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू के वेरी क्लोज हो जाता है, वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू और रियल वैल्यू। इस प्रकार मेजरमेंट हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, और कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमें यही मेजरमेंट करना चाहिए। आई होप this video is very useful for you and for your class intermediate or +2। यदि आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और एक बात और, वीडियो हमेशा पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने पर कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वीडियो का कंक्लूजन लास्ट में ही मिलता है। तो जब वीडियो कंप्लीट लास्ट मिलेगा तो उससे पूरे लास्ट तक देखने पर क्या होगा, हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखा करिए। थैंक यू।